बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम एक और क्वेश्चन है आई कैप का, जो कि आई थिंक 2011 में आया था और ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था बोरिंग कॉस्ट का। और हर दफ़ा कुछ नया देखने को मिलता है क्वेश्चन में बोरिंग कॉस्ट के। तो इस क्वेश्चन में तकरीबन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें सस्पेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी शायद मेरे ख्याल में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे सबसे पहले। तो मैं रीड कहाँ कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर हूँ। ऑन 1st March 2010 on 1st March 2010 Granite Corporation GC started construction of a new plant to meet the growing demand of its product. The new plant was completed at a cost of rupees 100 million on 31st May 2011। यानी नया प्लांट के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर इनकर हुआ बेटा? आप सब जवाब देंगे मुझे, आप सबके जवाब का मुंतजिर हूं। यानी कि प्लांट कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर कितना खर्चा हुआ? 100 मिलियन। व्हाट इज 100 मिलियन? 100 मिलियन इज ओवरऑल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। 100 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ है, इसके अलावा इंटरेस्ट फर्दर इसमें क्या होगा? कैपिटलाइज होगा IAS 23 के हिसाब से। यस और नो? अच्छा जी, ये प्लांट आप खुद से कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं अपने पास, तो ये प्लांट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये आपके लिए क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओवरऑल 100 मिलियन का बैलेंस आपके लिए क्या होगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी। सही बोल रहा हूं या नहीं? सही बोल रहा हूं या नहीं? जवाब दें भाई, आप सबसे बात कर रहा हूं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है बेटा? ये कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है? ये कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है? 1 मार्च 2010 को। और ये कंस्ट्रक्शन एंड कहां हो रही है? और ये कंस्ट्रक्शन एंड कहां हो रही है? 31 मई 2011 को। 1 मार्च 2010 से लेकर 31 मई 2011 कितना वक्त बनता है? टाइम पीरियड काउंट कर लीजिए। मार्च टू दिसंबर कितना वक्त बना? 10 महीने। 1 मार्च टू 31 दिसंबर कितना वक्त बना? 10 महीने। जवाब दें। सही है। और 10 महीने और जनवरी से मई तक कितना वक्त बना? 5 महीने। 10 महीने और 5 महीने कितने हुए? 15 महीने हो गए। जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए। सही है, ओके। अच्छा जी, अब जब भी कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको मिल रहा है 12 महीने से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंफर्म फॉल करेगा 2 अकाउंटिंग पीरियड में। यस और नो? लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड 12 महीने से कम है या 12 महीने के बराबर है, तो वो एक अकाउंटिंग पीरियड में भी फॉल कर सकता है और एक से ज्यादा में भी फॉल कर सकता है, अगर उसका पार्ट हिस्सा एक अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है और पार्ट सेकंड ईयर में। ठीक है ना? तो ये तमाम बातें काबिल गौर है और इनको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये 100 मिलियन जो आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे स्पेंड कर दिए, ये आपको खर्च करने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया? तो लिखा हुआ क्या है? GC फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। GC ने क्या किया? GC ने इस क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस किया इन सोर्सेस से। अब ये सोर्सेस क्या है? ऑन March 1, 2010, एग्जैक्टली वही डेट जिस डेट से कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? शुरू हो रही है। A 7-year लोन ऑफ रुपीज 70 मिलियन, 7 ईयर का लोन लिया 70 मिलियन का, वॉज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। 70 मिलियन का लोन आपने ऑब्टेन किया स्पेसिफिकली प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द लोन कैरीड मार्कअप एट 13% पर एनम पेएबल सेमी एनुअली, और इस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 13% के हिसाब से है। 13% पूरे साल का है, लेकिन आपने पे करना है 6 महीने का ड्यू होने के बाद। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा और 6 महीने का इंटरेस्ट पे हो जाएगा। अरेंजमेंट फी ऑफ 1% ऑफ द लोन अमाउंट वॉज पेड टू द बैंक। और आपको 70 मिलियन का लोन देने के लिए बैंक ने क्या किया, वही बैंक ने 1% फी क्या कर ली, उसमें से डिडक्ट कर ली होगी ऑब्वियसली। आपने पे कर ली, बैंक ने डिडक्ट कर ली, बात एक ही है, ठीक है ना। तो 70 मिलियन का 1% निकालने कितना बनेगा, 70 मिलियन का 1%, 70 मिलियन का 10% 7 मिलियन, ठीक है। और 1% क्या बनेगा, 0.7 मिलियन। 0.7 मिलियन कितने होते हैं, 7 लाख रुपए, सही है। तो 70 मिलियन 7 करोड़ में से 7 लाख रुपए क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास बैलेंस 69.3 मिलियन। तो आपके पास 69.3 मिलियन के फंड्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो फंड्स अवेलेबल हुए 69.3 मिलियन के, और लायबिलिटी क्रिएट हुई 70 मिलियन की। क्या कहेंगे इस लोन के बारे में, ये लोन एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन के वक्त लिया जा रहा है। अगर इस लोन का हर एक रुपया खर्च होता है किस पर, क्वालिफाइंग एसेट पर, तो इस लोन को हम क्या लेंगे, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लोन। और यहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ऑलरेडी इसको क्या बोल चुका है, स्पेसिफिक बोल चुका है। यस और नो, जवाब दें। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ₹5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 August 2010 एंड 28 February 2011। आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान क्या की, 2 इंस्टॉलमेंट पे की। देखिए इंस्टॉलमेंट वहीं पे करेंगे जहां 6 महीने पूरे हो रहे हैं। मतलब वही बात है, जहां 6 महीने पूरे हो रहे हैं वहां पर ना सिर्फ आप 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बल्कि प्रिंसिपल भी रीपे कर रहे हैं। और प्रिंसिपल रीपेमेंट कितनी है, 5 मिलियन की। ऐसा ही है ना, जवाब दें। सही है। अच्छा जब हिसाब लगा ले, मार्च से हिसाब लगाएं तो क्या होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हुए। 31 अगस्त को 6 महीने पूरे हुए, तो आपने 70 मिलियन पर बनने वाला 6 महीने का इंटरेस्ट भी 31 अगस्त को पे किया, और 5 मिलियन आपने टुवर्ड्स द प्रिंसिपल रीपे कर दिए। तो आपका प्रिंसिपल बैलेंस कितना बचा, 65 मिलियन। वो 65 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा मजीद 6 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। 28 फरवरी को आपने 65 मिलियन बनने वाला 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे किया, और मजीद 5 मिलियन पे कर दिए टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। तो लिहाजा अब 28 फरवरी को 5 मिलियन का मजीद प्रिंसिपल रीपे करने के बाद आपकी लायबिलिटी कितनी बचेगी, 60 मिलियन, एंड सो ऑन। यस और नो, जवाब दे दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद तो यार आपने तो फंड्स जनरेट किए 70 मिलियन के, और आपको एक्सपेंडिचर करना है 100 मिलियन का, तो बाकी का 30 मिलियन कहां से एक्सपेंडिचर होगा। तो बाकी का 30 मिलियन एक्सपेंडिचर करने के लिए आपने उसको कहीं और से फाइनेंस किया होगा। वो फाइनेंस कहां से किया है, वही रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। जीसी ऑल्सो, जीसी मतलब ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, जीसी ऑल्सो has running finance facility of ₹100 million carrying markup of 14% per annum. Average utilization of this facility यानी कि उसका एवरेज यूजेज कितना हुआ है। लेकिन इस बार क्या बोलता है, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज,
कंस्ट्रक्शन से पहले आपने इस फैसिलिटी को कितना यूज किया हुआ है? 10 मिलियन तक यूज किया। इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन से ऑन एवरेज आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या है? नेगेटिव है पहले ही। यानी आप बैंक ओवरड्राफ्ट को पहले ही नेगेटिव कर चुके हैं 10 मिलियन से ऑन एवरेज, इस फैसिलिटी को क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल करने से पहले पहले। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इस फैसिलिटी को क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल करेंगे मजीद, तो ये बैलेंस और नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो? जवाब दें इस बात का। यानी इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो है पहले भी यूज हुआ है, और अगर अब मजीद यूज होगा तो क्या होगा? और नेगेटिव हो जाएगा। सही जी। अच्छा, एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस फैसिलिटी। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कोई और अगर अमाउंट चाहिए होगा आपको एडिशनल, तो आप यहां से इस्तेमाल करेंगे। तो इट मींस दैट इसका रोल क्या है? इसका रोल यहां पर जो है वो जर्नल लोन की तरह हो गया, जर्नल फंड्स की तरह हो गया। अच्छा जी, तो इसको भी एलोकेशन में दिखाना पड़ेगा हमें। मतलब यहाँ से यानी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से कितनी पेमेंट्स हुई हैं क्वालिफाइंग एसेट की। उसके बाद सरप्लस फंड्स वर यूज्ड टू रिड्यूस। अब देखिए ये क्वेश्चन में पहली बार आया, इससे पहले कभी नहीं आया। इस पे गौर करें, इस पे गौर करें। सरप्लस फंड्स वर यूज्ड टू रिड्यूस द रनिंग फाइनेंस यूटिलाइजेशन और इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8%। अब बहुत तवज्जो आपकी चाहिए और बहुत तवज्जो आपकी दरकार है कि वो जो सरप्लस फंड्स मेरे पास आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? स्पेसिफिक लोन से आ रहे हैं ना। रिस्पॉन्स करें। जब आप स्पेसिफिक लोन ले रहे हैं 70 मिलियन का, तो आपके पास उस पे से फंड्स आ रहे कि नहीं आ रहे? 69.3 मिलियन के फंड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। क्या आप उन फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप उन फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8%। गुड, ठीक है, आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। वेरी गुड। लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पहले से नेगेटिव है, कितने से? 10 मिलियन से। तो अगर आप आने वाले फंड में से 10 मिलियन निकालकर वक्ती तौर पे कहां प्लेस कर दें? रनिंग फाइनेंस बैलेंस में, तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस और नो? सबसे पूछ रहा हूं, सब जवाब दें। और जब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 0 हो जाएगा, तो आप 14% इंटरेस्ट लगने से बच जाएंगे। बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे? बताइए। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि 8% इंटरेस्ट कमाना बेहतर है या 14% इंटरेस्ट बचाना बेहतर है? 8% 8% इंटरेस्ट कमाना बेहतर है या 14% इंटरेस्ट बचाना बेहतर है? बेटा वो तमाम लोग जो सारे फ्लाइट मोड पे थे वो निकल गए इस पॉइंट से आगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना है? 10 मिलियन है नेगेटिव। यस और नो? तो अगर ये नेगेटिव ही रहा तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा ना बैंक की तरफ से। भाई जिन लोगों को समझ नहीं आया वो रिस्पॉन्स करे ना। तो अगर जो मेरे पास फंड्स आ रहे हैं स्पेसिफिक लोन से, उनमें से मैं 10 मिलियन निकाल के कहां रख दूं? बैंक ओवरड्राफ्ट में रख दूं, तो उससे मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट की नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो क्या उससे मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट की नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाएगी?
जवाब दें। तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट की नेगेटिविटी खत्म होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट लगने से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो मैंने सवाल इस पे ये किया कि बताइए 8% इंटरेस्ट कमाना बेहतर है या 14% इंटरेस्ट बचाना बेहतर है? इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आपको दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर दो 8% पर, या फिर आप सरप्लस फंड्स को प्लेस कर दो कहां पर? बैंक ओवरड्राफ्ट में, ताकि आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो फायदा किस बात में है? 8% इंटरेस्ट कमाने में, 8% का इनफ्लो अर्न करने में, या 14% का आउटफ्लो बचाने में? जवाब दे। जी अब वो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे जो सवाल पूछ रहे थे, प्लीज मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं। ये कौन सा ऑप्शन बेहतर है? फायदा किसमें? 14% का आउटफ्लो बचाने में। लेकिन आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस पे मिलती है? करंट अकाउंट पे मिलती है ना बेटा। तो अगर मैंने सारे पैसे कहां रख दिए? बैंक, इसी बैंक अकाउंट में, मिसाल के तौर पर 69.3 मिलियन मैंने कहां रख दिए? बैंक ओवरड्राफ्ट में। तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? 59.3 हो जाएगा। क्यों? 10 से नेगेटिविटी खत्म होगी, बाकी 59.3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यस और नो? जवाब दे दे। क्या अब ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है सारी की सारी कि यार बैलेंस बीडी ये था, बैलेंस बीडी -10 था, उसमें अगर आप 69.3 डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तब आपका बैलेंस क्या होगा? जवाब दीजिए भाई। भाई रिस्पॉन्स करें सब लोग, जल्दी जल्दी करें, टाइम बहुत कम है और काम ज्यादा करना है, दिमाग चलाने पड़ेंगे आपको। बेटा अगर आपका बैंक बैलेंस बैलेंस जो है वो -10 है और आप बैंक में 69.3 के सरप्लस फंड डिपॉजिट करते हैं, तो अब आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 59.3 हो जाएगा ना। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहां मिलती है? करंट अकाउंट में मिलती है। तो मेरा अगला सवाल क्या है आपसे? मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्या इस 59.3 पर बैंक आपको इंटरेस्ट देगा? यानी आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव होने पर अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा? करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना। करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जवाब दीजिए। अब आप ये बताइए कि क्या मुझे पूरा 69.3 बैंक में रखना चाहिए ओवरड्राफ्ट में, या 69.3 में से 10 सिर्फ प्लेस करने चाहिए बैंक अकाउंट में, बाकी 59.3 इन्वेस्ट कर देना चाहिए 8% पर? क्या ख्याल है? सिर्फ 10 रखना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट में, ताकि बैंक ओवरड्राफ्ट की नेगेटिविटी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और वो नेगेटिविटी खत्म होने से क्या हो जाएगा? मेरा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। और बाकी के 59.3 कहां रखने चाहिए? बाकी के 59.3 कहां रखने चाहिए? सेविंग अकाउंट में। ऐसा ही है। क्योंकि अगर मैंने 50.9.3 कहां रख दिए? बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो मुझे 59.3 पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की खाली नेगेटिविटी खत्म करनी है, और मुझे अपने अपने ऊपर 14% इंटरेस्ट लगने से क्या करना है? अपने आप को बचाना है। क्लियर? तो अब इस लाइन को दोबारा पढ़ के देखिए बेटा, देखिए कितनी टेक्निकल बात कर दी आई के अपने यहाँ पर। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड वर इन्वेस्टेड यूज्ड टू रिड्यूस
रनिंग फाइनेंस यूटिलाइजेशन, या तो वो इस्तेमाल होंगे रनिंग फाइनेंस यूटिलाइजेशन में, या वो इन्वेस्ट होंगे कहां पर, सेविंग अकाउंट में। दो में से कोई एक या दोनों, या तो पूरे पैसे रख दें आप बैंक ओवरड्राफ्ट में, या पूरे पैसे रख दें आप इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप पार्ट रखें कहां पर, बैंक ओवरड्राफ्ट में, या और पार्ट रखें कहां पर, सेविंग अकाउंट में। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है? जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन बेहतर है? 10 जाएंगे करंट अकाउंट, 59.3 जाएंगे सेविंग अकाउंट। ओके, क्लियर? अच्छा, और सबसे पहले मैं खर्च कहां से करूंगा उनको? मैं स्पेसिफिक फंड को खर्च कहां से करूंगा? जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ हिस्सा है पहले वो खर्च करूंगा, या जो बैंक ओवरड्राफ्ट में रखा हुआ हिस्सा है वो खर्च करूंगा? अगर मुझे एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट करनी होगी तो मैं पेमेंट कहां से करूंगा? क्योंकि मेरा स्पेसिफिक फंड अब दो जगह पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा वाला खर्च करूंगा? सबसे पहले कौन सा वाला खर्च करूंगा? सेविंग अकाउंट, जो पैसा फंड वाला सेविंग अकाउंट में रखा हुआ वो पहले खर्च करूंगा, या बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पहले खर्च करूंगा? बिल्कुल सेविंग अकाउंट वाला खर्च करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट कर दूंगा तो उसका बैलेंस दोबारा नेगेटिव होगा और मुझ पर क्या लगेगा, 14% इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके गुड, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। अब ये सिनेरियो आपके सामने डेवलप हो गया। अब मुख्तलिफ क्या देखें आप, पेमेंट देखें, पेमेंट्स। आगे क्या लाइन लिखी है, पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है, मुख्तलिफ डेट्स पे हुई है। और क्या पेमेंट्स हुई है भाई? पहली पेमेंट हुई है 1 मार्च को, मतलब पहली मार्च को ही 25 मिलियन क्या हो गए, खर्च हो गए। ओके, अगली पेमेंट कब हुई है बेटा? 31 जनवरी को। जवाब दो, कितनी हुई है? 65 मिलियन। वो हो रही है 31 जनवरी 2011 को, मतलब 1 मार्च को 25 मिलियन की पेमेंट करने के बाद 69.3 में आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल है? 69.3। 69.3 में से 25 मिलियन के फंड्स का कर दिया आपने, खर्च कर दिए। तो 69.3 में जरा 25 माइनस कीजिए, फंड्स कितने बचे आपके पास 1 मार्च को इन्वेस्ट करने के लिए? 44.3। 44.3 में से 10 मिलियन कहां रखे हुए हैं? 10 मिलियन कहां रखे हुए हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। और 34.3 कहां रखे हुए हैं? सेविंग अकाउंट में। अब ये इन्वेस्ट रहे, कब तक इन्वेस्ट रहे? ये इन्वेस्ट रहे, कब तक इन्वेस्ट रहे? मार्च से लेकर 31 जनवरी। मार्च से दिसंबर कितना वक्त हुआ बेटा? मार्च से दिसंबर कितना वक्त हुआ? जवाब दो। मार्च से दिसंबर 10 महीने हुए, जनवरी 11 महीने हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बीच में रीपेमेंट ऑफ लोन आ रही है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन भी तो करनी है ना, उसको भी तो एलोकेशन ऑफ फंड में दिखाना होगा। अब वो रीपेमेंट ऑफ लोन कहां आ रही है? 31 अगस्त को। कहां आ रही है? 31 अगस्त को आ रही है ना बेटा। तो इसका मतलब कम से कम 34.3 मिलियन जो था वो इन्वेस्ट रहा, कब तक इन्वेस्ट रहा? मार्च टू 31 अगस्त। क्या कहते हैं? इन्वेस्ट रहा। उसके बाद उसमें से प्रिंसिपल रीपे होगा, इंटरेस्ट रीपे होगा, और वो रीपे करने के बाद जो है, वो रीपे करने के बाद जो है वो बाकी मजीद इन्वेस्टमेंट होगी कब तक? जनवरी तक। ऐसा ही है ना? तो फिर
सितंबर टू जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने। टोटल कितने होते हैं? 11 महीने। क्या ख्याल है आपको? अच्छा, अब बीच में ये भी सोचना है कि कहीं बीच में ईयर एंड ना आ जाए। अगर ईयर एंड हमारा 30 जून है तो क्या हमें 30 जून पे स्टॉप नहीं करना होगा? और अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर पे स्टॉप करना होगा। तो ईयर एंड का भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो कट ऑफ पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए, कोई कट ऑफ कहां लगना है, मतलब ईयर एंड कहां आना है। तो लिखा हुआ क्या है अब यहाँ पर? इसका मतलब क्या, ये आपको पूरी पेमेंट्स की डिटेल दे दी गई है। 31 जनवरी 2011 को 65 मिलियन खर्च हुए। 30 सितंबर 2011 को आपने कितना खर्च किया बेटा? 10 मिलियन खर्च किया। ऐसा ही है? जवाब दे। अच्छा, उसके बाद द कंस्ट्रक्शन वर्क was suspended from 1st February 2011 to 28 February 2011। कंस्ट्रक्शन जो है वो सस्पेंड हो गई, सस्पेंशन आ गई बीच में 1 मंथ की। कब से कब तक? फरवरी 2011 से लेकर 28 फरवरी 2011, 1 महीने की सस्पेंशन है। The suspension was caused due to delay in shipment of essential components for the installation of the plant। डिले हो गया था भाई, तो डिले आपकी गलती है, वो डिले इस कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये कौन सी क्या कहते हैं, सस्पेंशन है, नॉन मैंडेटरी। तो इस 1 मंथ की हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, पता है आपको इस बात का? सही है ना बेटा? जवाब दीजिए, यस और नो। अब रिक्वायर्ड क्या है, बहुत तवज्जो चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट पढ़ लें अच्छी तरीके से। Calculate the amount of borrowing cost that may be capitalized during the years ended 30th June 2010 and 2011। तो उसने आपकी कंस्ट्रक्शन को 2 अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करवा दिया। और वो 2 अकाउंटिंग पीरियड कौन से हैं बेटा? एक है 30 जून 2010 और एक है 30 जून 2011। यानी काम तो आपका मई के मंथ में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आखिरी पेमेंट आप कर रहे हैं 30 सितंबर को, वो इशू नहीं है। यानी लास्ट पेमेंट आप पर ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं हुई, इस तरह समझें आप। यानी वही बिल पेएबल की तरह बात बन जाएगी ना। बिल 10 मिलियन आपके लिए बिल पेएबल बन जाएगा, लेकिन आपने पे कब करना है इसको? 30 सितंबर को। ठीक है, जवाब दें बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड का सोचता हूं तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एक तो मुझे स्टॉप करना है 30 जून 2010 पर। तो मुझे 1 मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने फॉल करते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड के एक अकाउंटिंग पीरियड में। और फिर जुलाई से लेकर जून 12 महीने बनते हैं, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो रहा है कहां पर? आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो रहा है 31 मई तक। तो 11 महीने फॉल करते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो 4 महीने की बोरिंग कॉस्ट आपने दिखानी है एक अकाउंटिंग पीरियड में, और 11 महीने की बोरिंग कॉस्ट आपने दिखानी है अगले अकाउंटिंग पीरियड। 20 नंबर का सवाल आ चुका है आई कैप में, ये ऑटम 2011 में। अब बताइए कितने तवील क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन आपसे? कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व? जिद्दोजहद कर लेंगे? तो चलें आपको एक मौका देते हैं इसको सॉल्व करने का। क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा? ठीक है, तो मैं इसको यहां पे स्टॉप करता हूं। फिर मैं आपसे कल पूछूंगा कि आपने क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया। सही है, ताकि देखें आप कितनी प्रैक्टिस में है। ठीक है ना, मैं इसको फुल वर्क यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो बाकी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कल की क्लास में।
ऐसे ही है। हाँ, कल वाली रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा अभी आज। ओके, अभी मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ कल वाली रिकॉर्डिंग को, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।